हेलो बेटा, हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के जीव विज्ञान के टॉप एमसीक्यू के बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें कुछ हमने क्वेश्चन हल भी करवाया था, तो उसी चीज़ को हम आज आगे फिर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे चालू भी रखेंगे। ठीक है, तो आज फिर से हम वही वीडियो आगे, ठीक है, वहीं से वही मॉडल पेपर जहाँ पे हमने क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, जितना क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को आज आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। दूसरी चीज़, आप ये वीडियो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये मैं वीडियो कंटिन्यू डालने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ टाइम के अभाव की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रही है। ठीक है, फिर भी मेरा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो उपलब्ध करवाने का। ठीक, तो चलिए एक मॉडल पेपर हमने रखा था। हाँ, तो हमने मॉडल पेपर रखा था, तो इसमें कुछ क्वेश्चन हमने हल करवाया था। क्या हल करवाया था, तो एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड बिरिन जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड बिरिन जुड़ा होता है उसे हम हाइलम कहते हैं। टीबी के टीके का नाम क्या है? बीसीजी है। ठीक है, ये भी हमने अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में बताया। फिर भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय का अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी। ठीक, फिर उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है, पारजीनी जीव में भी होता है, और लास्ट ऑप्शन इसमें से सभी में होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आपको पता है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। डीएनए का अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो ये भी पता आपको। डीएनए के अणु को तोड़ने के लिए रिस्ट्रक्शन एंजाइम चाहिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु, ठीक है, यक्स और वाई प्रकार के गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण के या लिंग गुणसूत्र के नाम से ही जाने जाते हैं वही उत्तरदायी होते हैं। लीडिंग कोशिका के क्या कार्य है? लीडिंग कोशिका का कार्य है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव करना, या मेल के टेस्टिस में पाई जाती है। जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? ये अगला क्वेश्चन है। तो जैव विविधता तप्त स्थल के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैव विविधता तप्त स्थल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्थान जिस स्थान पर अधिक से अधिक जैव विविधता पाई जाती हो। अब जैव विविधता शब्द का मतलब पहले यहाँ समझो। जैव विविधता शब्द का मतलब ये होता है कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा जैव विविधता मतलब जीव विविधता का मतलब अधिक से अधिक विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हों, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है ना, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर अधिक से अधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं, जैव समृद्ध विविधताएं पाई जाती हैं, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। इतनी बात समझ में। भारत में 3 जैव विविधता वाले स्थान हैं, पूरे विश्व में टोटल 34 हैं। ठीक है, तो इसी को हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता हेडिंग डालेंगे। फिर लिखेंगे जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता नहीं, सॉरी, यहाँ पर जैव विविधता नहीं, बल्कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जैव विविधता तप्त स्थल। तो जैव विविधता, ठीक है ना, तप्त स्थल, ठीक है, हेडिंग डालेंगे। तो जैव विविधता तप्त स्थल किसे कहते हैं? ठीक है ना, ये चीज हम जैव विविधता तप्त स्थल या हॉट स्पॉट जो है, ठीक है ना, सेम ही चीज, इसी को आप हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो जैव विविधता तप्त स्थल वह स्थान है जैव विविधता तप्त स्थल वह स्थान है जहां पर अधिक से अधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब जाति समृद्ध विविधताएं। ठीक ना, यहाँ जैव विविधता का मतलब क्या हो जाएगा? जाति
समृद्ध विविधता। ठीक है ना। यहाँ का मतलब जात समृद्ध का मतलब अधिक से अधिक प्रकार की जात, अधिक से अधिक प्रकार की जाति। इतनी बात समझ में आई। ठीक। विश्व में ठीक ना, विश्व में कुल 34 जैव विविधता तप्त स्थल है। विश्व में कुल 34 जैव विविधता तप्त स्थल हैं। ठीक है। जिनमें से भारत में 3 स्थित हैं। नंबर 1 क्या है? तो नंबर 1 के ठीक ना, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। नंबर 2 क्या है? इंडो वर्मा है। ठीक है। पश्चिमी घाट नंबर 2 इंडो वर्मा। नंबर 3 क्या है? हिमालय है। ठीक है। 3 ठो आपको मिलेगा। कितने मिलेंगे? 3 ठो। और दूसरी चीज आप और क्या लिख सकते हो, यहाँ पर एक स्टार बना के लिख सकते हो। ठीक है। विश्व की जो कुल जैव विविधता है, ठीक ना, वो सिर्फ 2% है। विश्व की कुल जो तप्त स्थल है वो सिर्फ कितने हैं? पूरे विश्व के 2% ही है। ठीक है। तो ये भी आप स्टार बना के लिख सकते हो। तो ये इतना आपके पास बहुत है। कितने नंबर का क्वेश्चन पहले ये देख लो आप। ये लो भैया, 1 नंबर का क्वेश्चन कितना लिखोगे आप? इतना बहुत है। आप जैव विविधता का डेफिनेशन लिख दो। विश्व में कुल कितने हैं? 34 है। 34 में से कितने हैं? 3 ठो भारत में पाए जाते हैं। बात खत्म। 1 नंबर बहुत है इतना। ठीक ना। 1 नंबर का क्वेश्चन था, इतना आप लिख सकते हो। और 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है ये, आप ये 2 नंबर या 3 नंबर तक इतनी सारी चीजें लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? यहां तक सही है। ठीक। चलो, जैव विविधता आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर आगे देखो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो तुरंत एकदम स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चले हम। फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया भैया। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का केवल नामांकित चित्र बनाइए। सुनो, वाटसन तथा क्रिक द्वारा, पहली चीज, वाटसन क्रिक ने क्या किया था? द्विकुंडलित डीएनए मॉडल दिया था। 3 डायमेंशनल डीएनए मॉडल दिया था। ठीक है। इन्होंने जो 3 डायमेंशनल डीएनए का मॉडल दिया था वो कब दिया था? तो सन जरूर आप याद रखना, 1953। ठीक है। तो वाटसन और क्रिक, ठीक ना, वाटसन, ठीक है, वाटसन और ठीक, किनका नाम याद रखना है? क्रिक का नाम। कब दिया था? 1953 ईस्वी में। ठीक है। क्या दिया था? डीएनए 3 डायमेंशनल मॉडल, 3D डायमेंशनल मॉडल। ठीक है। अब वही आप समझ गए होंगे। तो ये कैसे फिगर बनाना है ये देखो। फिगर देख पहले बनाना सीख लीजिए, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इसका। आप नहीं तो आप फेल हो जाएंगे तुरंत इस फिगर में। आप तुरंत, ठीक ना, आप फेल हो जाएंगे। तो इसका प्रैक्टिस आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। देख लीजिए कैसे बना रहे हैं। आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देख लीजिए। ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आप बनाएंगे। यहाँ तक सही है। टर्निंग, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी लो का मैसेज आ रहा है। अब क्या 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 इसमें लिखना है देखो। पहली चीज, ये एक रज्जुक तथा दूसरे रज्जुक के बीच की दूरी कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम है।
इस पे एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे थायमिन होगा, थायमिन है तो एडेनिन होगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन होगा, एडेनिन है तो थायमिन होगा, थायमिन है तो एडेनिन होगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा, ग्वानिन है साइटोसिन, एडेनिन है थायमिन, साइटोसिन है, ठीक, थायमिन है तो एडेनिन, साइटोसिन है ग्वानिन। मतलब ऐसे आपको अच्छी तरीके से पूरा लिख देना है। सही इतनी बात। फिर उसके बाद क्या करना है, अब देखो यहाँ पर ये एक टर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक टर्म कंप्लीट हो रहा है, ठीक ना। कितने दिन में कंप्लीट होता है, तो 34 एंगस्ट्रॉम में कंप्लीट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंप्लीट टर्न है, यहाँ पर कंप्लीट टर्न लिख सकते हैं, मतलब एक घुमाव पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड आते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड आते हैं। चलो इतनी भी बात सही है, ठीक। एक न्यूक्लियोटाइड तथा दूसरे न्यूक्लियोटाइड की बीच की दूरी कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर लिखें आप, हाँ यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात सही है, ठीक। इसे आप देखो, इसे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे माइनर ग्रुप कहेंगे, इसे माइनर ग्रुप कहेंगे, ठीक है। इतनी बात सही है। और देखो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे मेजर ग्रुप कहेंगे, ठीक है, मेजर ग्रुप कहेंगे। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एडेनिन थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध, साइटोसिन ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध। इतनी बात, बस इसके बारे में और कुछ विशेष नहीं लिखना, खत्म हो गया, इतना ही है। ये देख लो, डीएनए का 3D डायमेंशनल क्या है, ठीक है। एक रज्जुक से दूसरे रज्जुक के बीच की दूरी, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बंध पाया जाता है, इससे हमें फास्फोइस्टर बंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फास्फोइस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और क्या है, और देखो, और ये जो है, ये क्या है, एक रज्जुक दूसरे रज्जुक के बीच में जो बंध पाया जा रहा है, इसे हम कौन सा कहते हैं, तो ये हाइड्रोजन है। ये कौन सा बंध है, ये हाइड्रोजन बंध है, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड, एक रज्जुक पर उपस्थित एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। लेकिन यदि एक रज्जुक तथा दूसरे रज्जुक के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम, एक रज्जुक पे उपस्थित न्यूक्लियोटाइड तथा दूसरे रज्जुक पर, ठीक ना, जिसे आप कॉम्प्लीमेंट्री पूरक रज्जुक पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी भी 20 एंगस्ट्रॉम होगी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये वाटसन और क्रिक का 3 डायमेंशनल मॉडल है। बात समझ में इतनी, चलो खत्म हो गया ये भी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, किसी यौन संचारित रोग का नाम लिखें और उनके रोकथाम के उपाय का वर्णन करें। अब अगर ये ना आवे तो कोई जावे, वो आंसर, ठीक है। ये समझ में आया, अच्छी बात चीज। फिर देखो, कह रहा है कोई एक यौन संचारित, ठीक ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आप सबसे ज्यादा अगर कुछ गूंजना चाहिए तो HIV सबसे पहले, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस सबसे ज्यादा आपके दिमाग में गुजरना चाहिए, सबसे पहले आ जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़े नहीं, एकदम दिमाग में घुस गया तुरंत, और उसके बारे में लिखना है, ठीक। क्या कह रहा है, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखें। चलो भैया, नाम लिख दिया हमने। यौन संचारित रोग कौन सा है, HIV है, सिफिलिस है, डिप्थीरिया, जो लिख दो आप, ठीक ना, गोनेरिया, सॉरी डिप्थीरिया नहीं, गोनेरिया, ठीक। उसके नाम लिखे, इसके रोकथाम के उपाय। चलो HIV के रोकथाम, भैया उसका बचाव ही रोकथाम है, पहली चीज, कोई इलाज उसका अभी तक नहीं है, ठीक है। अब उसके बचाव किस प्रकार से किए जा सकते हैं, वो आप ले सकते हो। मल्टीपल सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ड्रग्स एब्यूज नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, ठीक। ड्रग्स एब्यूज का, ड्रग्स का दुरुपयोग जो करते हैं एक साथ कई लोग मिलके और एक ही इंजेक्शन से ड्रग्स का उपयोग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि हमेशा स्वच्छात्मक
ठीक है ना। लैंगिक संसर्ग करना चाहिए। सुरक्षात्मक लैंगिक संसर्ग का मतलब आप समझ रहे होंगे, उपकरणों का उपयोग करना चाहिए जो आजकल मेडिकल पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। फिर क्या है, टर्नर एंड क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये लो भैया, टर्नर सिंड्रोम क्या है, जब कभी भी कोई भी, ध्यान सुनना, टर्नर सिंड्रोम का मतलब क्या है कि देखो, अगर कोई ऐसे लिख सकते हैं 44 प्लस यक्स कोई फीमेल है, ठीक है ना, ये क्या है, ये फीमेल है। ठीक, हम लिखते हैं 44 प्लस यक्स वाई क्या है, ये मेल है। ये क्या है, ये मेल है। अगर किसी में 44 प्लस यक्स 0 हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हमें टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो ये लो गुणसूत्रों की क्या क्या, टर्नर के गुणसूत्रों की संख्या, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 45 हो गई। ये 0 थोड़ी ना काउंट होगा, 45 हो गई। फिर क्या कह रहा है गुणसूत्र, और क्लाइनेफेल्टर में, क्लाइनेफेल्टर में कितनी होगी, ठीक ना, इसमें एक ठू ज्यादा होगी। कितना होगा, तो यक्स वाई हो जाएगा। तो इसमें कितना गुणसूत्र की संख्या होगी, 47 हो जाएगी। मतलब एक एक्स्ट्रा, ठीक ना, वाई आकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। और ये क्लाइनेफेल्टर में क्या होता है कि वही कोई महिला होती है, अब इसमें अगर वाई आ जाएगा, आवाज उसकी पुरुषों की तरह हो जाएगी। ठीक ना, वक्त थोड़ा सा विकास कर जाता है। ठीक ना, क्या अगर कोई पुरुष है तो महिलाओं की तरह विकास कर जाता है, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक ना, कि महिला भी पुरुषों की तरह, पुरुषों में महिला की तरह, कुछ इस प्रकार से होता है परिवर्तन, वही आपको लिखना है। पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी। ये लो भैया, चलो आप दोहरा निषेचन के बारे में, स्ट्रासबर्गर कहाँ भैया, पकड़ के लाओ उनको। चलो एक सेकंड, थोड़ा सा दोहरा निषेचन के बारे में देखो। दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। पहली चीज आप पढ़े होंगे फर्स्ट मेल गैमीट, ठीक ना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं फर्स्ट मेल गैमीट, प्लस आप पढ़े होंगे एग, ठीक ना, पढ़े होंगे एग सेल। ये दोनों जब मिलती हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी से किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ये चीजें आप पढ़े आसानी से, हाँ बिल्कुल। फिर आप क्या पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे सेकेंड, ठीक ना, मेल गैमीट, प्लस आप क्या पढ़े होंगे, ठीक ना, पोलर न्यूक्लियाई पढ़े होंगे, पोलर, ठीक है, न्यूक्लियाई पढ़े होंगे। ठीक, अब जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अब जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो इससे क्या, किसका निर्माण होता है, इससे पेन का निर्माण होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। ठीक है, इससे किसका निर्माण होता है, पेन का। पेन का मतलब क्या होगा, प्राइमरी, ठीक ना, एंडो स्पर्मिक, ठीक है, न्यूक्लियाई, इसका निर्माण हुआ। सही, इतनी बात। ठीक, अब क्या होता है, यदि सिनगैमी प्लस क्या है, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक ना, फ्यूजन, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। किसे, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को जब एक साथ मिला दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन में कुल कितने केंद्रक भाग लेते हैं, तो सिनगैमी में 2, ट्रिपल फ्यूजन में 3, और डबल फर्टिलाइजेशन में कुल 5। पांचों का अगर नाम लिखना है तो देखो, पांचों का नाम क्या लिखेंगे, फर्स्ट मेल गैमीट, कॉमा, सेकेंड मेल गैमीट, कॉमा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है,
एग सेल, ठीक है, एग सेल कॉमन। फिर उसके बाद क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर, ठीक है, न्यूक्लियाई, ठीक। ये कितना है, 1 2 3 4, कितना 4 भाग ले रहे हैं। और ये इसकी प्लॉइडी लेवल कितनी होती है, 2n होती है। इसकी प्लॉइडी लेवल n होती है, इसकी प्लॉइडी लेवल n होती है, इसकी प्लॉइडी लेवल भी n होती है। इसमें पोलर न्यूक्लियाई में कुल कितने केंद्रक होते हैं, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। ये भी समझ में आ गया आपको, ये भी समझ में आ गया आपको, बढ़िया से बताओ मुझे, समझ में आया। एक बार बोर्ड देखो ढंग से जल्दी से, फिर मैं साफ करूं इसको। फिर मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। चला भैया, मेंडल के पृथक्करण के नियम समझ लिया, चला समझा, साफ करते हैं। अब मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। तो आइए मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। तो यहाँ पर पहली चीज क्या है, आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़े होंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई पढ़ेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई पढ़ेंगे। इसके द्वारा क्या बनाना है, गैमीट बनाना है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके द्वारा गैमीट बनाएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। दोनों का संलयन करवाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कुछ ऐसे हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ, कुछ ऐसे हुआ, कुछ समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, समझ में आ रहा। इसके द्वारा गैमीट बनाइए। अब जब गैमीट बनाएंगे, आवाज सुनाई दे रहा है किसी, जब गैमीट बनाएंगे तो देखो गैमीट क्या बनाएंगे, एक कैपिटल आर स्मॉल आर है, यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई बचा, 2 तीर इस पे 2 तीर इस पे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर उसके बाद लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, लिखेंगे कैपिटल आर सॉरी कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर लिखेंगे स्मॉल आर, ठीक ना, स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो पृथक्करण का नियम क्या कहता है। हम पृथक्करण का नियम यहाँ से भी समझा सकते थे, पृथक्करण का नियम मोनोहाइब्रिड से भी समझा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से समझ लो, आपको आना चाहिए बस। पृथक्करण का नियम ये कहता है, जब किसी भी, ठीक है ना, पैतृक के द्वारा यदि युग्मक का निर्माण किया जाता है तो युग्मक के निर्माण के वक्त, ठीक है ना, जो कोई एक एलील होता है अपने लक्षण के साथ साथ वो पूर्ण रूप से पृथक हो जाता है, एक दूसरे के साथ में रहने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता है। ना समझ में, फिर से सुना। जब कभी भी किसी पैतृक के द्वारा यदि युग्मक का निर्माण किया जाता है, मान लो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई एक पैतृक है, इन्होंने युग्मक का निर्माण किया कैपिटल आर कैपिटल वाई। जब युग्मक का निर्माण करते हैं तो ये फिर ये दो पैतृक है, ये युग्मक का निर्माण कर रहे हैं, ये दोनों युग्मक आपस में मिले एक संतति का निर्माण किए। अब इस संतति के द्वारा देखिए, इस संतति में 4 जीन ऐसे पाए जा रहे हैं। अब ये जो चारों जीन पाए जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि पृथक्करण का नियम ये कहता है कि कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ में रहने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, ये इसे आसानी से पृथक हो सकता है। कब? युग्मक के निर्माण के वक्त। तो ये देखिए, जब इनके द्वारा युग्मक निर्माण किया गया तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर से पृथक होके कैपिटल वाई के साथ में आ गया, और कैपिटल आर स्मॉल आर से पृथक होके कैपिटल स्मॉल वाई के साथ में आ गया। तो इन्होंने क्या कहा कि पृथक्करण का नियम यह कहता है कि युग्मक के निर्माण के वक्त ये अपने लक्षण के साथ में पृथक हो जाते हैं और जहां जाते हैं वो अपने लक्षण को भी व्यक्त करते हैं। जहां जाएंगे वो अपने लक्षण को भी व्यक्त करेंगे, इसलिए इसे हम, ठीक है, पृथक्करण के नियम सुनो जानते को हम युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसे हम पृथक्करण के नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई युग्मक अलग हो रहा है, पुनः अपने लक्षण को व्यक्त कर रहा है, ठीक ना, और एक दूसरे को संदूषित भी नहीं कर रहा है, इसीलिए तो इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना और अपने अपने लक्षण के साथ में। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
इसीलिए इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। चलो यहां तक सही हुआ, पृथक्करण का नियम समझ में आया। फिर है जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए आपने एक ठो क्लास 11 में नाम सुना होगा, या फिर आप सूक्ष्म जीव कल्याण जब पढ़ोगे तो वहां पे एक नाम सुनोगे आप, राइजोबियम, माइकोराइजा, सबसे आसान क्या, चलो सुनो, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आने वाले बैक्टीरिया का नाम बताओ, जिसे आप नीलहरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे नीलहरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे, ठीक है, तो मृदा में क्या होगी, मृदा में उर्वरकता की अधिकता होगी ना, तो वहां पे जो भी फसलें उगाई जाएंगी, ठीक है, वो फसल में पैदावार ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से ये क्या करती है, मृदा में उर्वरकता को बढ़ा रही है। किसके बारे में बात हो रही है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एस्कैरिसिता क्या है, इसके बचाव व उपचार का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। फिर अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। पहले एस्कैरिसिता से ज्यादा जरूरी आपको क्या है, ठीक है, अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद जस्ट हम एस्कैरिसिता के बारे में बात करते हैं। अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन का मतलब बिना निषेचन के ही, ठीक है ना, देखो ध्यान सुनो, अनिषेक जनन का मतलब होता है बिना निषेचन के ही किसी जीव का निर्माण हो जाना, वो अनिषेक जनन कहलाता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बिना निषेचन के ही उनका निर्माण हो जाता है। ध्यान सुनो, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है, उसे हम अनिषेक जनन कहेंगे। उसका एग्जाम्पल इसमें क्या, देखो क्वेश्चन पूरा क्या दिया है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो मधुमक्खी का लिंग निर्धारण क्रिया विधि का हम वर्णन कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत अनिषेक जनन की परिभाषा भी आ जाएगी। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है, तो मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। चलो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले हम का लिखेंगे रानी, दूसरा का लिखेंगे हम, दूसरा लिखेंगे हम श्रमिक मधुमक्खी, तीसरा क्या लिखते हैं हम, ड्रोन। तो मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है भैया, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती, एक रानी मधुमक्खी होती है, एक श्रमिक होती है, ड्रोन होती है। क्या चीज आपको याद रखना है, रानी और श्रमिक दोनों क्या है, ये फीमेल है, ड्रोन क्या है, ये मेल है। पहली चीज इतनी याद रखने वाली चीज। दूसरी चीज, इसका जो प्लॉइडी लेवल होता है ये 2n होता है, ठीक है ना, इसका प्लॉइडी लेवल कितना होता है, n होता है, ये याद रखने वाली चीज होगी। फिर उसके बाद इसका गुणसूत्र नंबर कितना होता है, 32 होता है, इसका गुणसूत्र कितना होता है, 16 होता है, ये भी याद रखने वाली चीज हो गई। यहाँ तक सही होना चाहिए, आपको आराम से आना चाहिए। अब देखो, माना कि एक अच्छा रानी मधुमक्खी क्या होती है, यहाँ पे स्टार होना हो, कोई भी एक, ठीक ना, मादा मधुमक्खी, कोई भी एक मादा मधुमक्खी, कोई भी एक, ठीक है ना, मादा मधुमक्खी जिसमें जननांग विकसित होंगे, जिसमें जननांग क्या होंगे, विकसित होंगे और वह फर्टाइल हो तो उसे रानी मधुमक्खी कहेंगे, रानी मधुमक्खी कहेंगे। चलो इतनी बात समझ में आई, उसे क्या कहेंगे, रानी मधुमक्खी कहेंगे। अब थोड़ी सी लिंग निर्धारण समझो इसको, ठीक है। और दूसरी चीज क्या लिख सकते हो, श्रमिक के बारे में, क्या,
श्रमिक का मतलब क्या होता है, ये नॉन फर्टाइल होगी, क्या होगी, नॉन फर्टाइल होगी। नॉन फर्टाइल को आप स्टेराइल लिख सकते हो, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, इसका मतलब क्या होता है, बांझ। बांझ का मतलब क्या होता है, जो बच्चों को जन्म ना दे सके। बांझ मतलब जो, ठीक ना, बच्चों को जन्म ना दे सके, ना दे सके। मतलब श्रमिक मधुमक्खी जो होती है, कभी वो बच्चों को जन्म नहीं देती। किसी बच्चों का जन्म देने का मतलब यहाँ पे लार्वा से, लार्वा उत्पन्न ना करना, ठीक ना, ये लार्वा उत्पन्न ना करना, तो ये लार्वा उत्पन्न नहीं करेगी। इतनी बात सही है। चलो सुनो ध्यान से। अब क्या होता है, माना कि कोई एक रानी मधुमक्खी है, ठीक है ना, इसका गुणता का स्तर कितना है, 2n=16 है, ठीक है। अब क्या है, कोई एक ड्रोन है, कोई एक क्या है, लिंग निर्धारण। अब ये हेडिंग डाल लीजिएगा आप, लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ठीक है, ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा, फिर इसको लिखिएगा। ये रानी मधुमक्खी, ठीक है ना, ये इसका क्या है, 16 है, ठीक है। ये रानी का कितना है, यहाँ पे 32 रहेगा, 16 नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो 2 कोशिका बनेगी, जब 2 कोशिका बनेगी तो इसका भी 16 रहेगा, ये भी 16 रहेगा। इतनी बात सही है, बिल्कुल। इसमें क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन, ये गैमीट का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, इसने गैमीट का निर्माण किया है, ठीक है। ये गैमीट का निर्माण तो कर रहा है, इसका 16 प्लॉइडी लेवल है, लेकिन ये किसके द्वारा कर रहा है, समसूत्री विभाजन के द्वारा कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी गैमीट है, ये भी क्या है, गैमीट है। अब ये गैमीट, ये दोनों गैमीट जब मिल जाए तो 16 क्या हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो आने वाली संतान, अगर किसी भी गुणसूत्र 32 हो गए तो आने वाली संतान क्या हो जाएगी, मादा हो जाएगी। अभी लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि आने वाली संतान मादा तो हो गई, सही बात है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये श्रमिक होगी कि रानी होगी, ये कंफर्म नहीं है। इस बात का कंफर्मेशन करना अभी भी, ठीक है। थोड़ी सी चीजों को मैं कुछ चेक करना चाह रहा हूँ, हाँ कोई बात नहीं है। अभी कंफर्मेशन करना है क्या, कि ये मादा जो है ये रानी होगी कि श्रमिक होगी, ये चीज को कंफर्म करना। तो कंफर्म कैसे होगा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से ये सुनना है कि यदि ये लार्वा, यदि यह लार्वा किसमें, रॉयल जेली में, ठीक ना, यदि यह लार्वा रॉयल, ठीक ना, जेली में विकसित होगा, में विकसित, ठीक ना, विकसित किया गया तो आने वाली, ठीक ना, आने वाली मधुमक्खी रानी होगी, आने वाली मधुमक्खी क्या होगी, रानी होगी, क्या होगी, रानी होगी, ठीक। इतनी बात कंफर्म हुई, ठीक। यदि लार्वा के, ये लार्वा, यदि यही लार्वा, ठीक ना, यदि यह लार्वा रॉयल जेली की अनुपस्थिति में विकसित हुआ, लार्वा, ठीक ना, रॉयल जेली, ठीक ना, की अनुपस्थिति में विकसित हुआ, में विकसित, ठीक है, में विकसित हुआ तो यह मधुमक्खी, ठीक है ना, क्या होगी, यह मधुमक्खी क्या होगी, श्रमिक हो जाएगी, क्या होगी, श्रमिक होगी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ तक बात तो समझ में आई। अब इधर देखो, ये तो एक तो बच गया ना, ये बच गया। अब ये विकास करेगा, ये जो बच्चा है ये बिना निषेचन के विकास करेगा, मतलब पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया करेगा।
जब ये पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया करेगा, जिसे आप अनिषेक जनन कहते हैं, जिसे अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है ना। पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया करके विकास मतलब बिना निषेचन के ही ये विकसित हो जाएगा लार्वा के रूप में, और ये आगे चल के किसका निर्माण कर जाएगा, ड्रोन का निर्माण कर जाएगा। मतलब ड्रोन का निर्माण बिना ही निषेचन के हो जाता है, जिसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और ये पूरी क्रिया आपको समझ में आनी चाहिए। मधुमक्खी लिंग निर्धारण में इतना बहुत है, इतना लंबा कम नहीं है। कितने नंबर का भैया ये कहा गया, मधुमक्खी लिंग निर्धारण है, अरे मिल जा भाई, 3 नंबर का है। अब लो भैया 3 नंबर का, कम थोड़ी ना इतना जितना आप, चलो बोर्ड को एक बार खूब बढ़िया से ताड़ो, देखो हो गया, हो गया। चलो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। फिर एक दूसरा वीडियो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसको भी जस्ट अपलोड करूँगा, ठीक है ना, उसको आप देखिएगा, क्योंकि वीडियो उसके आगे एसके रिश्ता और आनुवांशिक इंजीनियरिंग, ठीक है, डीएनए आरएनए में कोई 3 अंतर, मानव इंसुलिन पर एक टिप्पणी, मलेरिया परजीवी एक वीडियो में रहेंगे। फिर अगले वीडियो मेंडल के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक ना, निम्नलिखित के बीच में अंतर कौन सा, समष्टि समुदाय, शीत निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, ये मिलेगा आपको। फिर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर संक्षिप्त, ये मिल जाएगा आपको। बहुभ्रूणता, फल का निर्माण, ये मिल जाएगा आपको एक वीडियो में, ठीक ना। और एक वीडियो में प्लासेंटा, मतलब 2-3 वीडियो भी इससे बनेंगे छोटे छोटे, तो मैं आपको बना के, ठीक ना, अपलोड कर दूंगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो इसके बाद 2-3 और मॉडल पेपर इसमें बहुत अच्छे दिख रहे हैं, सारे के सारे हम करवाएंगे। टेंशन फ्री रहो आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।